13 दिसंबर 2001 सुबह के 11 बजे नई दिल्ली की इस जमा देने वाली ठंड में सड़कों पर गाड़ियां खचाखच भरी थी। इस ट्रैफिक में एक वाइट कलर की वीआईपी एम्बेसडर गाड़ी भी फंसी हुई थी, जिसकी लाल बत्ती ने अलग ही शोर मचा रखा था। दरअसल पार्लियामेंट के विंटर सेशन की मीटिंग शुरू हो चुकी थी और होम मिनिस्ट्री की ये गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं थी। थोड़ी देर बाद जाम खुलता है और बिजली सी गति के साथ ये गाड़ी पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। 11:30 के करीब ये गाड़ी पार्लियामेंट में एंट्री चेकअप पर पहुंच जाती है और इस गाड़ी की लाल बत्ती और इसको इतनी जल्दबाजी में देख पुलिस वाले भी तुरंत बैरिकेड हटा देते हैं। बस ऐसा करने से आज पार्लियामेंट में मौत का कोहराम मचने वाला था, क्योंकि इस गाड़ी में कोई मंत्री या अफसर नहीं बल्कि कई किलो बारूद और AK-47 बंदूकों से लैस 5 आतंकवादी बैठे थे, जो और किसी को नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को दिन दिहाड़े पार्लियामेंट में घुसकर मारने आए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस आतंकी हमले की बात करने वाले हैं जिसने भारत को अंदर तक हिला के रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 2001 पार्लियामेंट अटैक की। आज हम ये भी जानेंगे कैसे अफजल गुरु और गाजी बाबा ने इस अटैक को प्लान किया और अंत में जानेंगे कि आखिर कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों को रोका और मौत के घाट उतारा। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फरवरी 2001। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये अटैक प्लान कैसे किया गया था। लाल चौक श्रीनगर में अफजल गुरु नाम का बंदा एक दुकान पर चाय पीते हुए बाहर गिर रही बर्फ को देख रहा था। तभी उस दुकान में एक आदमी घुसता है और कुछ देर बाद दोनों की चाय और मौसम पे चर्चा शुरू हो जाती है। बातचीत में ये आदमी अपना नाम तारिक अहमद बताता है और दोनों की कश्मीर के भविष्य पर काफी लंबी बात चलती है। आने वाले दिनों में इनकी 2 बार और मुलाकात होती है और जब ये तीसरी बार मिलते हैं तब तारिक अफजल को बताता है कि वो जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है और कश्मीर के हक की लड़ाई के लिए लोगों को भर्ती करता है। इसके बाद वो अफजल को समझाता है कि हमारे साथ जुड़ने पर तुम भी कश्मीर के हक की लड़ाई लड़ पाओगे और पैसे की भी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। ये सुन अफजल का लालच बाहर निकलने लगता है और वो तारिक के साथ हाथ मिला लेता है। दोस्तों, अटैक की प्लानिंग में आगे बढ़ने से पहले अफजल की जिंदगी पे नजर डालते हैं। अफजल का जन्म 1969 सोपोर कश्मीर में हुआ था। उसको बचपन से ही लगता था कि कश्मीरी युवाओं के साथ भेदभाव होता है और इसी के चलते वो 1990 में अपना कॉलेज भी पहले ही साल में छोड़ देता है। कश्मीर में उन दिनों युवाओं का यासिन मलिक नाम का बंदा अपनी JKLF नाम के संगठन में भर्ती करता था और पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलवाता था ताकि वो आगे चल के कश्मीर को भारत से अलग कर सके। अफजल भी इस संगठन से जुड़ जाता है और 2.5 महीने पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद कश्मीर वापस आता है। पाकिस्तान से बहुत सारे युवाओं के कश्मीर आने की खबर आर्मी को भी पता लग जाती है और वो सबको अरेस्ट करने लगती है। उस समय अफजल अपने चचेरे भाई शौकत के पास दिल्ली भाग जाता है। वो वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में दाखिला ले लेता है। कुछ साल आम जिंदगी गुजारने के बाद वो फिर कश्मीर में रहने लगता है। इसी दौरान अफजल की मुलाकात उस दिन तारिक से हुई थी। तारिक से हाथ मिलाने के बाद तारिक अफजल को कश्मीर की एक बर्फीली पहाड़ी पर बने आतंकी कैंप में लेकर जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर गाजी बाबा से होती है। गाजी बाबा इन्हें बताता है कि जैश-ए-मोहम्मद का फाउंडर मसूद अजहर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली पे हमला करना चाहता है। दरअसल अफजल कई साल दिल्ली में रहा था, इसी कारण गाजी उससे इस अटैक में मदद चाहता था, क्योंकि वो पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों का दिल्ली में रहने का महफूज इंतजाम कर सकता था। अफजल गाजी की बात मान लेता है और कुछ दिन बाद दिल्ली में अपने चचेरे भाई शौकत के पास आता है। वहाँ अफजल शौकत के साथ अपने एक दोस्त गिलानी को भी अटैक के बारे में बताता है। पैसों के लालच में ये दोनों भी अफजल की मदद करने लगते हैं। इधर अक्टूबर के महीने में शौकत मुखर्जी नगर के गांधी विहार में एक जगह का इंतजाम करता है और उधर अफजल गाजी से मिलने जाता है। वहाँ पे गाजी अफजल की मुलाकात मोहम्मद नाम के आतंकी से करवाता है, जो अटैक को लीड करने वाला था। इसके बाद अफजल मोहम्मद को दिल्ली ले आता है। दिल्ली में अफजल, शौकत, गिलानी और मोहम्मद मीटिंग करते हैं, जिसमें वो दिल्ली की मुख्य इमारत जैसे US एम्बेसी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और पार्लियामेंट की रेकी करने का फैसला करते हैं।
अब नवंबर का महीना आ गया था और मोहम्मद ने रेकी में पता चलने वाली सारी बातें सैटेलाइट फोन के जरिए गाजी को बता दी थी। अफजल एक बार फिर कश्मीर जाता है और इस बार अपने साथ 2 चीजें लाता है। एक तो 2 नए आतंकी, राजा और हैदर। दूसरा गाजी का हुक्म, जो ये था कि हमला पार्लियामेंट पे किया जाएगा। गाजी का पार्लियामेंट पे अटैक करवाने के पीछे इरादा साफ था कि भारत के सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रियों को बंदी बनाया जाए और फिर मंत्रियों को रिहा करने के बाद कश्मीर को एक ही झटके में भारत से अलग करवा लिया जाए। अब मोहम्मद और बाकी लोग अटैक को अंजाम देने के लिए सामान जुटाने लगते हैं। वो 5 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड खरीदते हैं। इनके अलावा वो तिलक बाजार से बॉम्ब बनाने के लिए 30 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 4 किलो सल्फर और एल्यूमिनियम पाउडर और एक 30 किलो का खाली कंटेनर खरीदते हैं। इधर इन तैयारियों में दिसंबर आ चला था और अफजल एक बार फिर कश्मीर के लिए रवाना हो जाता है। इस बार फिर वो अपने साथ 2 चीजें लाता है। एक तो 2 आतंकी, राणा और हमजा। दूसरा 4 AK-47 बंदूक, 3 पिस्तौल, 12 मैगजीन और 15 ग्रेनेड। अब आतंकियों की संख्या 5 हो गई थी और इनके पास हर तरह का विनाशकारी सामान भी पहुंच चुका था। 11 दिसंबर को ये लोग अपना आखिरी सामान यानी एक व्हाइट कलर की एम्बेसडर गाड़ी भी करोल बाग से खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में अभी तक आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें जानने को मिली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 13 दिसंबर 2001 सुबह 11 बजे अफजल को 10 लाख रुपए देकर और गले मिलने के बाद ये 5 आतंकी मोहम्मद, राणा, हमजा, राजा और हैदर भारत को सबसे बड़ा झटका देने के लिए निकल जाते हैं। अपनी एम्बेसडर गाड़ी पर लाल बत्ती और होम मिनिस्ट्री का स्टिकर चिपका ये पार्लियामेंट की तरफ जाने लगते हैं। उधर पार्लियामेंट में आज बीजेपी और कांग्रेस में कारगिल कॉफिन स्कैम को लेकर अलग ही खींचतान चल रही थी। अब करीब 11:30 बज गए थे और आतंकियों की गाड़ी साइरन मारते हुए पार्लियामेंट के पुलिस बैरिकेड के सामने पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी होम मिनिस्ट्री का स्टिकर देख इनके लिए रास्ता साफ कर देते हैं। अब एक तरफ आतंकी अंदर घुस जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 से बाहर निकल अपने आवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गाड़ी में बैठने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो वापस पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। इस तरफ आतंकी गेट नंबर 11 से करीब 100 मीटर दूर गेट नंबर 1 पे पहुंच चुके थे। ये लोग गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज चला रहे थे, जबकि पार्लियामेंट में वीआईपी गाड़ियां एक निर्धारित स्पीड से ही चलती हैं। इसी कारण गेट नंबर 1 पे तैनात 33 साल की सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी को कुछ शक होता है और वो आतंकियों का पीछा करने लगती है। ये देख आतंकी थोड़ा घबराने लगते हैं और अब ये गेट नंबर 11 के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां उपराष्ट्रपति का कॉन्वॉय पहले से ही खड़ा था और ये आतंकी जल्दबाजी में अपनी गाड़ी उससे टकरा देते हैं। अब कमलेश को भी साफ हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत वॉकी टॉकी से अपने साथियों को अलर्ट कर देती है। इधर आतंकी भी समझ चुके थे कि उनका प्लान चौपट हो चुका है और वो तुरंत अपनी बंदूकों को कोक कर गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। हाथ में बंदूक पकड़े हुए लोगों को देख उपराष्ट्रपति के कॉन्वॉय में तैनात एएसआई जीतराम सब समझ जाते हैं। वो तुरंत अपनी पिस्तौल को लोड कर इन आतंकियों की तरफ निशाना साधने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन आतंकियों की AK-47 उन्हें पहले लग जाती है और वो मौके पे ही शहीद हो जाते हैं। अब तो आतंकियों के पास छुप के वार करने का कोई मौका नहीं था और वो मान चुके थे कि उनकी मौत अब तय है। इसी कारण वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और वहीं बगीचे में खड़े देशराज को कई गोलियां लग जाती हैं। इसके बाद ये अपना मुंह घुमाते हैं और इन्हें कमलेश दिखाई देती है और ये निर्दयों की तरह आंख बंद करके 11 गोलियां उनके शरीर पे मारते हैं। इस समय तक इन आतंकियों ने 3 मासूम लोगों को मार दिया था और अब इन्हें लग रहा था कि ये भारत की राजधानी में घुसकर बेलगाम मौत का कोहराम मचा सकते हैं। अब ये आतंकी गेट नंबर 11 पे आतंक फैलाने के बाद फिर से गेट नंबर 1 की तरफ जाने लगते हैं। अब तक पूरे पार्लियामेंट में हाई अलर्ट कर दिया गया था और खिड़की से लेके दरवाजे तक सब बंद कर दिए गए थे। सीआरपीएफ के जवान भी आतंकियों का शिकार करने के लिए पोजीशंस ले लेते हैं। जैसे ही आतंकी गेट नंबर 1 के पास पहुंचते हैं, तभी कांस्टेबल सुखविंदर और हेड कांस्टेबल थापा सबसे आगे चल रहे इन आतंकियों के सरदार मोहम्मद को मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि आतंकियों के पास AK-47 थी, इसलिए दोनों जवानों को भी गोलियां लग जाती हैं। दोनों फटाफट कवर लेते हैं और उधर गोली लगने से मोहम्मद की छाती पे बंधा विस्फोट ब्लास्ट हो जाता है। एक जोर की आवाज के साथ देश की सबसे सुरक्षित इमारत में काले धुएं का बादल उठने लगता है। बचे हुए आतंकी गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 के सामने से गुजरते हुए गेट नंबर 3 के पास पहुंचते हैं और यहाँ इनका सामना और किसी से नहीं बल्कि इनकी मौत से होता है।
गेट नंबर 3 से 150 मीटर की दूरी पे गेट नंबर 6 के पास कांस्टेबल संतोष निशाना साधे बैठे थे। वो आतंकियों की झलक देखते ही ऐसा निशाना साधते हैं कि आतंकी जवाबी फायर करते उससे पहले ही उन्होंने एक एक करके लगातार 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अब 5 में से सिर्फ एक आतंकी बचा था और अपने साथियों को हमारी सीआरपीएफ के हाथों से ऐसे शिकार होता देख उसका भारत को कमजोर करने का भूत एक झटके में उतर जाता है। सारे खिड़की दरवाजे बंद हो चुके थे और उसको चारों तरफ अपनी मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए वो अब हड़बड़ाहट में इधर उधर ग्रेनेड फेंकता हुआ भागने लगता है। वो पार्लियामेंट के इस गलियारे में पिलर्स के पीछे छुप छुप के भाग रहा था, इसलिए निशाना साधना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे भागते हुए उसे एक केबल दिखती है जो फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। वो तुरंत उस पे चढ़ फर्स्ट फ्लोर पे जाने का सोचता है ताकि कम से कम वो हमारे जवानों की गोलियों से बच सके। बस वो इस बात से बेखबर था कि ये भारत के जवान हैं जो दुश्मन पे निशाना साध लेते हैं तो मौत के घाट उतारने तक पीछा नहीं छोड़ते। वो जैसे ही केबल पे चढ़ता है, कांस्टेबल श्यामवीर उस पे निशाना साध 3 मिनट पहले मरे उसके साथियों के पास यानी नरक भेज देता है। अब सारे आतंकी तो मारे जा चुके थे, लेकिन 2 घंटे तक पार्लियामेंट में धमाकों की आवाज गूंजती रहती है। दरअसल आतंकियों द्वारा जगह जगह फेंके गए विस्फोटक देर तक फटते रहे। इसके बाद आतंकियों की तलाशी भी ली जाती है और मोबाइल फोन जब्त किए जाते हैं। इनके अलावा हमारे 6 सीआरपीएफ जवान, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ और 1 गार्डनर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद अटैक की लंबी जांच चलती है जिसमें अटैक को प्लान करने से अंजाम देने तक का सारा सफर जाना जाता है। जांच में गाजी, अफजल, शौकत और गिलानी का नाम सामने आता है। दिलचस्प बात ये भी थी कि आतंकियों ने अटैक से पहले दुबई में भी एक नंबर पर कॉल किया था जो कहते हैं कि प्लान का असली मास्टरमाइंड था, लेकिन उसका पता आज तक नहीं चल पाया है। गाजी को 2003 में हमारी बीएसएफ मौत के घाट उतार देती है, वहीं अफजल को फांसी की सजा सुना दी जाती है। शौकत को 10 साल की कड़ी सजा और गिलानी को कई साल की सुनवाई के बाद रिहा कर दिया जाता है। आजकल शौकत अपने सोपोर वाले कश्मीर के घर में रहता है और गिलानी की 2019 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी।